प्रेशराइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ठीक है बेटा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको, अब आपने पूछा है तो बता दूंगा, कॉम्पिटिशन में है, सिर्फ नहीं। ओके, तो कल का हमारा टॉपिक था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमने सिंपली ये पढ़ा है कि एक लिक्विड, इसकी वेपर्स ऊपर आएंगी, ये इक्विलिब्रियम में होंगी एक क्लोज कंटेनर पे एक गिवन टेम्परेचर पे, और जब ये इक्विलिब्रियम पे हैं उस समय ये वेपर्स अपने ही लिक्विड पे एक प्रेशर लगा रही हैं, एंड दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। So what is vapor pressure? Pressure exerted by the vapor on its own liquid when the liquid and vapors are in equilibrium with each other. जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं उस समय जो प्रेशर लग रहा है, this pressure is known as vapor pressure. तो वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है? बेसिकली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, इस लिक्विड पे डिपेंड करता है। और उसमें हमने ये पढ़ा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यही आज भी चाहिए, इसीलिए रिपीट करा रहा हूं बच्चों। व्हाट इज बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? जो लिक्विड के पार्टिकल हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट है, और ये वाला जो अट्रैक्शन है बेसिकली ये कहला रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। मोर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इट इज अ कॉमन सेंस, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेस द वेपर प्रेशर, उतनी वेपर कम आएंगी और इसलिए वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली intermolecular forces and vapor pressure are inversely proportional, and intermolecular forces is directly proportional to boiling point, directly proportional to critical temperature अगर gases को involve करना चाहें तो, and inversely proportional to vapor pressure। तो जिस में intermolecular forces ज्यादा होता है उसका vapor pressure कम होता है। और इसके कुछ एप्लीकेशन हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, फॉर एग्जाम्पल प्याज वाला एग्जाम्पल था, या पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट कम है वो एग्जाम्पल था, कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, चीजें जल्दी बॉइल होंगी। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने प्रेशर कुकर यूज किया है तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, या ये कहें तो प्रेशर कुकर के अपने अंदर का एक एटमॉस्फेयर होता है, और उस एटमॉस्फेयर पे जब वेपर्स ऊपर आ रही हैं और वो लिक्विड से सीधा वेपर्स में ही चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कोई एक ऐसा टेम्परेचर नहीं आएगा जिसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वहां नहीं आएगा, वहां तो बस एनर्जी अंदर जा रही है और सारी लिक्विड वेपर्स में धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर वेपर्स भी एक्सपैंड करेंगी। तो प्रेशर कुकर के अंदर अपना एटमॉस्फेयर बेसिकली कह सकते हैं चल रहा है, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये हमारे क्वेश्चंस कल के हुए थे। इसमें किसी को डाउट है वेपर प्रेशर में तो पहले वो पूछेगा, और नहीं तो आज की हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके गुड, संजना क्लियर है? ओके, विजय क्लियर, दो बच्चों को तो समझ में आ गया वेपर प्रेशर। विजय क्लियर है, टीम निखिल एंड अभिषेक इनको क्लियर है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। दो टॉपिक हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली विस्कोसिटी, ठीक है बच्चों। जैसे ना जमीन पे आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आपको झेलना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, वहीं से मैं समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो बेसिकली आपको पीछे की ओर खींच रहा है और आप आगे की ओर जा रहे हैं। ओके, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, जैसे किसी जमीन पे एकदम प्योर ऑयल डाल देते हैं, एकदम ग्रीस लगा देते हैं, फ्रिक्शन हटा दिया, चल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा विस्कोसिटी बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। व्हाट इज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू फ्लो इज विस्कोसिटी। लिक्विड्स में क्या माना गया है बेटा? जैसे पानी को अगर हम मूव करा दें, छोड़ दें कहीं से, तो पानी फ्लो करेगा। साथ में ही दूसरे कंटेनर से, सपोज दो कंटेनर है मेरे हाथ में, एक से मैं वाटर को मूव करा रहा हूं, दूसरे में मैंने हनी ले लिया। ओके, हनी क्लियर है, शहद को कहते हैं आजकल हम।
तो वो जो शहद है हम और पानी ऐसे करके मूव करा रहे हैं। तो जब हम इसकी ड्रॉपलेट गिराएंगे तो एक एक्सपेरिमेंटल आपको अगर समझ में आया तो पानी जल्दी फ्लो कर जाएगा और जो हनी है वो देर में फ्लो करेगा। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो आया है, ये जो फ्लो मूवमेंट आया है, ये है इसके पीछे का रीजन है विस्कोसिटी। इन जनरल भाषा में हम कह देते हैं जो मोर कंसेंट्रेटेड है, गाढ़ा है, वो विस्कस ज्यादा है। तो बेसिकली विस्कोसिटी है क्या? बेसिकली ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रीमलाइन मोशन होता है, उनके अंदर भी लेयर्स होती हैं। लिक्विड्स के अंदर लेमिनर फ्लो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमिनर फ्लो? लेयर्स में फ्लो होता है लिक्विड। और ये जो नीचे की लिक्विड है जो किसी सब्सटेंस या किसी से जुड़ी हुई है, रुकी हुई है, ये जो नीचे की लिक्विड है ये आगे वाली या ऊपर वाली लेयर्स को रेजिस्टेंस अप्रोच करती हैं कि तुम आगे नहीं जाओगे। इज इट क्लियर? जैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीछे कोई आपको खींच रहा है। ठीक है, सिंपल वही चीज है। ये लेयर आगे जाना चाह रही है और पीछे से ये वाली लेयर अंदर की ओर इसे खींच रही है या एक रेजिस्टेंस लगा रही हैं अपर लेयर के मूवमेंट में। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली अपर लेयर पहले मूव कर जाएगी, लोअर लेयर बाद में आएंगी और इसीलिए हमें ऐसा कुछ मिनिस्कस भी देखने को मिल सकता है कि ये लेयर आगे पहुंच गई और अभी ये लेयर देर में आएगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज बेसिकली टर्म एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एक बेसिक मतलब अगर आपको समझ में आ गया हो तो विस्कोसिटी का मैं आपको डेफिनेशन भी अगर बुकिश लैंग्वेज में चाहें तो वो भी बताता हूं। एक सेकेंड बच्चों हैं। और अब हमें पढ़ना है इसका मैथमेटिकल वर्जन, विस्कोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ओके, तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या है? इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो exhibited by all the liquid. It is resistance to flow exhibited by all the liquid. It arises due to internal friction. आपस की लेयर में ही फ्रिक्शन हो रहा है। It arises due to internal friction between the layers of fluid they pass over each other. दिमाग में क्या रखना है बेटा? जो लेयर्स होती हैं या पानी के अंदर या कहीं पे भी लिक्विड्स में लेमिनर लेयर्स में फ्लो हो रहा है और इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वही फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। मैंने आपसे आज भी कहा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे वो चीज उतनी ज्यादा विस्कस हो जाएगी और जितनी ज्यादा विस्कस होगी वो उतना कम चलेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको अब अगला पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं? तो विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मेजर कैसे किया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करते हैं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा विस्कस है, वो अब हमें देखनी है। ठीक है बेटा? तो ये रखा गया है कि दो लेयर्स के बीच में फोर्स कितना है। ये कहा गया ये लेयर्स का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया इन कांटेक्ट। ये पार्टिकल जितने ज्यादा कांटेक्ट में होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो मोर द लेयर्स के बीच का जो एरिया है, जितने एरिया में इनका कांटेक्ट है, जितना एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है उतना लेयर्स के बीच में फोर्स ज्यादा है। एंड ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dt. What is dv by dt? अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, अरे वेरी गुड, ये पढ़ रखा है आपने इसका मतलब। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, अभी बता रहा हूँ। तो dv by dt और ऑब्वियसली इसे आपने कई बच्चों ने एक्सेलरेशन के नाम से या वैसे पढ़ रखा है। तो यहाँ हम कह देते हैं इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट या ईटा। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट या ईटा कह देते हैं हम dv by dt को। मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, दैट इज dv by dt। और क्योंकि ये दोनों टर्म फोर्स के डायरेक्टली हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv by dt आया है। और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। बेटा इस कांस्टेंट को ही हम कह रहे हैं यहाँ पे
दैट एफ इज इक्वल टू ईटा। ये है बेटा जो मैंने ईटा लिखा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी टी। और इस ईटा, इस पत्थर की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इस ईटे की वैल्यू क्या आ रही है भैया, इस ईटा की वैल्यू आ रही है एफ इंटू डी टी ए बाई डी वी, वॉट एवर जो भी आ रहा हो वो आप देख लीजिएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला आपका आ जाएगा एफ इंटू डीवी बाई डी टी और वॉट एवर जो भी वैल्यूज आ रही हैं उन्हें देख लीजिए। तो ये चीज है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कौन सी चीज कितनी ज्यादा विस्कस है, इट इज अ कॉमन सेंस। ठीक है, क्या क्या कॉमन सेंस है बेटा, अगर किसी चीज में फ्लो तेज हो रहा है, तेजी से मूव कर रही, ज्यादा विस्कस है कम, ज्यादा विस्कस। अगर कोई तेज मूव कर रहा है, गाढ़ा है, हाँ सॉरी सर, कम विस्कस। कॉमन सेंस है ना। तो वेलोसिटी का चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो है इनवर्सली है। अगर किसी में फोर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो ज्यादा विस्कस है या कम विस्कस है। तो आपको याद रखना है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फिर प्रेशर आप कह सकते हैं। तो फोर्स ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो बाकी ये आप डिटेल फिजिक्स में ही देखेंगे विस्कोसिटी की। हमारे यहाँ विस्कोसिटी में बेसिकली दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक डिफाइन विस्कोसिटी, उसका आंसर आपको लिखना है रेजिस्टेंस टू फ्लो। दूसरा स्ट्रोक्स लॉ जो होता है, जो बेसिकली जो मैंने अभी आपको ये बोला है इसी से डिराइव हुआ है, या ये वाला फॉर्मूला जो बोला है एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी टी, ये कभी कभार टीचर यूनिट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ईटा की यूनिट निकाल सकते हैं। कॉमन सेंस है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर पर, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, डी टी न्यूमरेटर में सेकेंड आ जाएगा, और डीवी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है। तो भैया जो भी यूनिट आ रही है वो आप जरा वैल्यूज लिख के कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो मैंने सही लिखा हो। ठीक है, आप उनकी वैल्यूज देख लीजिएगा। इसकी यूनिट को पॉइज भी कहते हैं, POISE। ठीक है, समवॉट एक वर्ड है इसकी यूनिट के लिए, पॉइज वो भी कहा जाता है, विच इज ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, फिलहाल हाँ बेटा जो भी आ रहा है वॉट एवर द यूनिट वो आप रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा ठीक कह रहे हो बेटा, ओके ओके, वेरी गुड, सही कह रहे हैं, ये बच्चे ने एकदम सही कहा है कि ये डीवी वॉल्यूम ग्रेडियंट से ही तो आया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट से आया था, तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब रखनी चाहिए हमें। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये डीवी मीटर क्यूब रखनी चाहिए बेटा, आप सही कह रहे हो शायद, लेकिन अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। चलिए ये रहा। ओके, हमें चेक करने का बेस्ट तरीका है NCERT। अरे यार तुम तो हटो। ओके, तो ये रही NCERT, इसमें ये रही हमारी हेडिंग विस्कोसिटी एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है, F is directly proportional to area of contact, F is directly proportional to वही du upon dt या dz कह दिया है, which is velocity gradient, that is change in velocity। बेटा change in velocity है, वॉल्यूम नहीं है, तो मीटर क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ही था, तो हम सही थे। ठीक है, du by dt ही है वो, तो F is equal to eta a du by dt, हम सही हैं। dt को इन्होंने जो भी लिखा हो, eta is proportionality constant and it is called coefficient of viscosity, and viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unity। ठीक है, तो what is viscosity coefficient, अगर ये पूरा टर्म 1 कर दूं मैं इधर का, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ईटा की वैल्यू फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज यूनिटी, तो इन्होंने बस इसमें ये कह दिया अगर ये भी 1 कर दूं और ये भी 1 कर दूं तो ईटा की वैल्यू F के इक्वल आएगी, या ईटा या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी को कहते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसे एक बार पुटअप करके देखते हैं, न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल ठीक है, और यहां से ये कह रहे हैं पर स्क्वायर मीटर।
ठीक है, इसे अभी लिख के देख लेता हूं मैं। न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर आ रहा है या पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल सेकंड भी है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पोइस, नेम आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट व्हाटएवर दिस। ठीक है, तो हम अपनी जगह ठीक थे, तो हम उसको एक बारी, क्योंकि हम ठीक हैं तो हम इसको दोबारा लिखेंगे कि हमने अगर कहीं गलती की है तो हमें दोबारा लिखने में शायद समझ में आए। F इज इक्वल टू ईटा और A एरिया, dV वेलोसिटी कोफिशिएंट बाई dt, ये था वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी। और बुक ये कह रही है अगर dV बाई dt 1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, जब ये दोनों चीजें 1 हो जाएंगी तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो फोर्स के इक्वल होगा। सही बात है, अगर ये दोनों चीजें 1 हो गई तो ये दोनों इक्वल हो गए, ईटा इज इक्वल टू 4। अब हम ईटा की यूनिट निकालना चाहते हैं। ईटा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt। तो भैया फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, dt की यूनिट सेकंड हो गई, तो न्यूटन सेकंड समझ में आया। अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में एरिया आ रहा है और dv आ रहा है। तो बेसिकली यहां से थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रहा था एरिया और dv की वजह से। बेटा एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर में, अगर हम बात करें तो शायद मीटर स्क्वायर हो गया ये, है ना, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। हाँ यही गलत आ रहा है हमारा, मीटर पर सेकेंड है। तो हमारी यूनिट ऑब्वियसली इस फॉर्मूले की वजह से थोड़ी सी गलत आ रही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सर सेकंड तो कोफिशिएंट ऑफ, कैंसिल हो जा रहा है फिर। क्या चीज कैंसिल हो रहा है यार, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्या कैंसिल हो रहा है मेरे बच्चे? सर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गई तो न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा ना सर, तो न्यूटन मीटर क्यूब रह जाएगा खाली। एक मिनट रुक जा, तू बड़ी तेज भागा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हुई तो सेकंड ऊपर चला गया, तो सेकंड सेकंड कैंसिल तूने कैसे कर दिया, हीरो कहीं का हाथ तेरी। तो इसका मतलब ये भी बात हम गलत कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ थोड़ी सी जो गलती कर रहे हैं वो देखें। हमारी जो थोड़ी सी गलती है वो du बाई dz की यूनिट में गलती है, क्योंकि फोर्स की यूनिट और इसकी यूनिट में तो हम 100% श्योर हैं। ये du बाई dz की यूनिट एक बारी हमें फिर से देखनी पड़ेगी। ये न्यूटन सेकेंड सर du कह बाई रहे हैं। dt एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन की लगा दे मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली। हाँ हाँ वही तो रखाई है यार, तो वही तो स्क्वायर आ du रहा है। by dz velocity with distance है। Yes, velocity gradient तो velocity gradient है वो, acceleration नहीं changing है। velocity with Yes, distance. ये बच्चे ने पकड़ा, ये है इंटेलिजेंट बच्चे। तुम तो ना विजय नाक कटाओगे यार, हैं बताओ, इन बच्चों में पकड़ लिया तुमने, नहीं पकड़ा। ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं, इनसे बच के रही हो। हाँ वेरी गुड बेटा, सही कह रहे हैं। यहाँ du बाई सॉरी dz है, ठीक है, यहाँ सही करना था ना मुझे, सॉरी। चलिए बेटा, अब आपको क्लियर हो गया इसका मतलब, अब हमें भी क्लियर हो गया इसका मतलब, यहाँ du बाई dz है, और अब यूनिट एकदम सही आएगी, ठीक है। du बाई dz, तो यहाँ du लिखना चाहिए था और यहाँ dz लिखना चाहिए था, ठीक है। और ये नाटक हटा देते हैं सारे। अब चेक करिए, यहां से यूनिट दोबारा लिखते हैं। अब चेक करो, फोर्स की यूनिट हो गई बेटा न्यूटन, dz, ठीक है। व्हाट इज dz, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये मीटर आएगा। नीचे ये मीटर स्क्वायर है, ऑब्वियसली एक एक मीटर निपट गया। और ये, और भैया ये du तो वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड ही है ना, velocity है meters per second। हाँ। तो अब जरा एक बारी चेक करिए, अब आंसर सही आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, Yes. सही आ रहा है? अब आ रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, और सेकेंड आ रही है। अब जरा चेक Yes, कर, अरे हाँ मीटर सही, पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। यही, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट फंडे क्लियर हो गए। चलो फिलहाल बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड द टर्म विस्कोसिटी? आप केमिस्ट्री के ऊपर आ जाइए। केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा विस्कोसिटी में? फर्स्ट थिंग डेफिनेशन, सेकेंड थिंग द फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी इज टेम्परेचर। बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी बढ़ेगी कम होगी वही रहेगी? टेम्परेचर बढ़ाने में विस्कोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, बताइए। अरे
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली चेंज होगी एंड विस्कोसिटी विल डिक्रीज। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के लेवल का क्लियर है और ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, आई होप सो। हाँ ठीक है बेटा, ये जो लेमिनर फ्लो हम कहना चाह रहे हैं वो लेयर्स कहना चाह रहे हैं। लेयर्स कहने का मतलब ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इसमें हम कह रहे हैं ये जब मूवमेंट कर रहा है तो हमने ये माना है ये लेयर्ड में है और एक लेयर दूसरी लेयर के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, वही विस्कोसिटी को बेसिकली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही विस्कोसिटी कह रहे हैं। ठीक है बेटा, गुड। और किसी को डाउट? और किसी को डाउट नहीं है? नाउ विस्कोसिटी के बाद लास्ट हेडिंग पे आ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। यार ये पता नहीं फिजिक्स वाले ना सारे वर्ड ऐसे ही क्यों रखते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले ने ही रखा होगा टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? ठीक, फिजिक्स में बेसिकली आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन केमिस्ट्री में पहले हम जनरल भाषा से समझते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन। बेटा जो हमने कल स्टार्ट किया था लिक्विड स्टेट को, वही है यहाँ पॉइंट। अगर आप ना एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करिएगा, वैसे होगा नहीं तुमसे, फिर भी आपने एक ग्लास में पानी लिया, कांच का ग्लास लीजिएगा, पानी लीजिएगा, स्टेबल होने दीजिए, पानी रुका हुआ है, एकदम स्टेबल हो गया। अब एक लाइट वेट ऑलपिन ले लीजिएगा, ठीक है, लाइट वेट सेप्टिपिन ऑलपिन, बहुत लाइट वेट, और बहुत जेंटली यहाँ लाके छोड़िएगा, बहुत जेंटली, स्लो एंड ग्रेजुअल, तो वो ऑलपिन यहीं रुक जाएगी एज पर थ्योरी। इन जनरल वो मेटल या आयरन की बनी है, डेंस ज्यादा, उसे सिंक कर जाना चाहिए, लेकिन वो रुकी रहेगी। अगर आपने फोर्स लगा दिया तो बात अलग है, तो अंदर चली जाएगी तुरंत, एक बारी मूवमेंट नीचे हो गया तो हो जाएगी, अदरवाइज वो यहाँ रुक सकती है। या कभी आपने ध्यान से पानी में देखा हो तो पानी के सरफेस पे कीड़े चल लेते हैं, जो लाइट इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस पे मूव भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं देखा होगा आप लोगों ने, इतने बड़े ठलुए भी नहीं हो, खाली बैठे कीड़ों को नहीं देख रहे हो, लेकिन ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं, डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं, तो आपने ये चीजें देखी होंगी कि पानी के सरफेस पे हो जाता है। तो अब ये जो चीज है, बस इसी इमेज को दिमाग में लेके पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि यहाँ जो बेसिकली पार्टिकल्स अंदर हैं, वाटर के अंदर हैं या जो भी लिक्विड है, इनमें यूजुअली हम मानते हैं बैलेंस्ड इंटरेक्शन है हर तरफ से, तो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होकर इधर जाता भी है तो इस नेट इंटरेक्शन 0 होने की वजह से उसे वापस धक्का देके यहीं भेज दिया जाता है। तो ये जो हमने सूरजमुखी के फूल बनाए हैं, इसका बेसिक दिखाने का मतलब ये है कि इनका हर तरफ से इंटरेक्शन इक्वल है। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं वो नीचे से तो इंटरेक्ट हो रहे हैं, ऊपर से नहीं हो रहे, एंड दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्शन फ्रॉम बिलो डाउनवर्ड, ऊपर से अट्रैक्शन नहीं। और ये जब नीचे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बेसिकली ये सारे के सारे इकट्ठे होने लगे यहाँ, और एक मोर इंटरेक्शन, मोर कंसंट्रेटेड सरफेस बन गई। यानी ऊपर एक लेयर ऐसी दिखने लगी, क्योंकि ये सारे नीचे से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकली सोचना, नीचे से खींचते जा रहे हैं, जैसे रबर बैंड को नीचे खींच लिया जाता है, तो ऊपर के वाले सारे मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े पास आ गए, और ये पास आने के बाद एक लेयर की तरह, एक जैसे ना थिन फिल्म ऑफ पेपर की तरह वर्क करने लगेगी, और ये एक बहुत थिन फिल्म बन जाएगी, which you can say just like a layer। और अब इस लेयर में अगर कोई लाइट वेट चीज आई है, वो जेंटल आई है, तो वो यहाँ रुकी भी रह सकती है। जैसे इंसेक्ट के फेदर, इंसेक्ट की लेग्स, ये सब इस पे मूवमेंट भी कर लेती है। लेकिन अगर यही चीज एक बारी लेयर को ब्रेक कर देगी, एक बारी फोर्स लगा दिया, लेयर ब्रेक हो गई, क्योंकि ये तो बहुत लाइट वेट से भी हो जाएगा, तो जैसे ही ब्रेक हो गई तो ब्रेक हो गई, तो फिर नेचुरल फिनोमिना आएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई ऑल पेन और व्हाटएवर पेन और कोई नेल रखी है, वो सीधा नीचे,
सिंक होनी है सिंक हो जाएगी, और अगर वो वुडन है तो आप नीचे छोड़ के आएंगे तो भी वो ऊपर आ जाएगी। फिलहाल हमारी स्टडी करने का पर्पस ये है कि वाटर की या किसी भी लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, ऊपर वाली लेयर, उसमें एक अट्रैक्शन है, उसके पार्टिकल क्लोज टुगेदर है और उनके पार्टिकल्स जो नीचे से खिंच रहे हैं लेकिन ऊपर से नहीं खिंच रहे, तो एक ये टेंशन क्रिएट हो गई, एक लेयर फॉर्म हो गई है कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स की, एंड दिस टेंशन इज टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। यहां दो तरह के फोर्सेस की बात करेंगे, वन इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस एंड वन इज नोन एज एडहेसिव फोर्सेस। तो बेटा ये वर्ड आपने होपफुली 10th स्टैंडर्ड तक भी सुने हैं शायद। कोहेसिव मतलब आपस में, तो पानी के दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, द फोर्स इज कोहेसिव फोर्सेस, और ये पार्टिकल ऑब्वियसली इस वॉल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर इस वॉल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, दीज फोर्सेस आर टर्म्ड एज एडहेसिव फोर्सेस। तो यहाँ दो फोर्सेस लगेंगे, वन इज टर्म्ड एज कोहेसिव फोर्स एंड वन इज टर्म्ड एज एडहेसिव। और कई बार आपने शायद ये देखा हो, पानी के ग्लास में पानी डालते जाइए, ग्लास पूरा टॉप तक भर गया, फिर भी थोड़ा सा वाटर और चला जाएगा। मतलब कहने का ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको अगर ये दिखाओ, ये मैंने ऐसे दिखाना चाहा है लिटिल बिट। क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर की लेयर है ना, जैसे बहुत सिंपल भाषा में अगर कहें, दूध में जब मलाई जमना शुरू होती है एकदम स्टार्टिंग में, जब चाय 2 मिनट ना पियो फिर फूंक मार के पी रहे होते हो मलाई हटा के, या यूजुअली मैंने देखा है बच्चे जब भी दूध पी रहे होते हैं गर्म करके उनको मदर देती हैं, वो 2-4 मिनट तो पीते ही नहीं है, पहले तो नखरे करते हैं, और उसके बाद जब पीने लगते हैं फिर कहते हैं इसे छान के लाओ, इसमें मलाई आ गई, ऊपर मलाई दिख रही है। तो वो जो मलाई वाली लेयर है उसे मलाई ना समझ के इसी के पार्टिकल समझो, वो तो काफी थिक है, विजिबल है, आपको सॉलिड दिख रही है। सरफेस टेंशन बेसिकली वही लेयर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर तक क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ कोहेसिव फोर्सेस थे, और जो मैं कह रहा हूं ना एक लेयर थी वो वाटर से थोड़ी स्ट्रेच होकर ऊपर तक आ गई। इज इट क्लियर? ओके, नाउ रिटर्निंग बैक, हमारे यहाँ क्या आ सकता है हम उसकी बात करें, ठीक है। फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़िएगा सरफेस टेंशन क्या होता है, केमिस्ट्री में आता है डिफाइन सरफेस टेंशन। आंसर इसका लिखना है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, it is defined as the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. So it is force, ये अगर लिक्विड का सरफेस है, इसमें आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसके परपेंडिकुलर आप फोर्स देख रहे हैं, तो जो भी यहां आपको फोर्स दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन में, ठीक है, इट इज the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. Surface of liquid पे एक imaginary line draw करिए, उस perpendicular line पे force देखिए, उस line के perpendicular force देखिए, and this force is termed as, force per unit length is termed as surface tension, generally represented by Greek letter gamma, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ लेना, वहीं डिटेल है, और यूनिट तो आपको समझ में आई गई है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर है, और एसआई सिस्टम में न्यूटन को चेंज करो, मीटर को चेंज करो, होपफुली केजी पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ ए लिक्विड विल बी व्हेन द सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का, वो ये कि ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट एक्वायर कराती है। मतलब जब भी हम मरकरी की ड्रॉप या पानी की ड्रॉप कहीं देखें, तो इट ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया एंड इट अकर्स इन स्फेरिकल शेप, मतलब वो ड्रॉप स्फीयर में चेंज होना चाहती है। तो ये हमारे यहाँ 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन है डिफाइन सरफेस टेंशन विद यूनिट, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या है, तीसरा क्वेश्चन है व्हेन ए मरकरी थर्मोमीटर बल्ब इज ब्रोकन, जो पुराने जमाने का मरकरी वाला थर्मोमीटर होता था, अगर उसे आप ब्रेक करेंगे, broken, then the mercury spreads in small spherical globules. Why? मतलब जो भी लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप क्यों लेना चाहता है, सरफेस एनर्जी मिनिमम करने के लिए। बोलो क्लियर है? तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी, इसे डिस्कस करना है। ओके, इफ
the surface of a liquid is increased by pulling molecules from the bulk. If the surface of a liquid is to be increased by pulling molecules from the bulk, बीच से निकाल के सरफेस पे ला रहे हैं, सरफेस को लंबा चौड़ा करने के लिए, ठीक है। If the surface of the liquid is increased by pulling molecule from the bulk, attractive forces will have to overcome. इनके बीच का attractive force overcome करना पड़ेगा. Attractive forces will have to overcome, and this requires expenditure of energy. कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है। and the energy required to increase the surface area of a liquid by 1 unit is defined as surface energy. What is surface energy? It is the energy required to increase the surface area by 1 unit is termed as surface energy. कोई दिक्कत? जल्दी बताओ सरफेस टेंशन में, जल्दी जल्दी प्लीज, फास्ट। क्लियर है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी? तो सरफेस एनर्जी सर फिर से बता दीजिए सर प्लीज। हाँ बेटा, सर सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। हम चाहते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, यानी ये पार्टिकल नीचे से निकाल के यहां तक ले आए, ऑब्वियसली एरिया को एक्सटेंड करने के लिए। तो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी। तो जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगा के सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो मोर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, more will be the surface energy. What is surface energy? The energy required to increase a unit area of a surface by applying energy. This energy is known as surface energy. ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, टेम्परेचर, इन पे डिपेंड कर रही है। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। ओ सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, सरफेस एनर्जी ज्यादा है, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें सरफेस तक लाने। एनी अदर डाउट? सर एक बार रीजन बता दीजिए स्फेरिकल शेप के लिए। अरे बेटा, ये तो फिर से देखो आप अगर ध्यान से, बेसिकली जो सरफेस एनर्जी है ये मिनिमम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, या हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि ये जो आपको अभी डायग्राम दिखाया था या बनाया था, उसे फिर से सोचिए कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस इनवर्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब अगर सरफेस सिर्फ ऊपर थी, मतलब ये ऊपर था और नीचे वाले अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब जरा सोचना, ये अकेला हो गया है, मतलब ये वाला कप की ये वाली सरफेस भी हट गई, ये भी हट गई, ये भी हट गई, तो बाहर तो कोई अट्रैक्शन कर नहीं रहा, सब अंदर ही अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, हर तरफ से अंदर अट्रैक्ट होगा। और जब हर तरफ से अंदर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये लोएस्ट सरफेस एरिया वाली शेप में चला जाएगा, विच इज स्फेरिकल। या फिर बुकिश आंसर सुनिए, द ड्रॉप वुड बी स्फेरिकल, द शेप विच गिव्स स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में एरिया जहां मिनिमम होता है वो शेप एक्वायर होती है इन रिस्पॉन्स टू द सरफेस टेंशन। तो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम का स्फीयर शेप के लिए होता है, इसलिए हर एक ड्रॉप मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए, मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए स्फेरिकल शेप की हो जाती है। बोलो, बताओ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड? बोलो, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो खींचना आसान हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, उतना पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, खींचना आसान होगा। वेरी गुड, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। एनी डाउट? ठीक है, यहाँ बेटा अभी ना आपको आवाज आ ही रही होगी, ऑब्वियसली यूपीएस चल रहा है, लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कुछ, और क्योंकि लाइट में प्रॉब्लम आई है तो मैं अगर विद इन 1 और 2 मिनट आ जाती है लाइट तो ठीक है, क्योंकि यूपीएस हमारा कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। ओके, हम नहीं बचाएंगे तुम्हें, सांभा। सर, हाँ बेटा बोलो। सर जैसे जो लोग पानी पे चलते हैं तो वो
कैसे कर पाते हैं? बेटा अभी आपको बताया मैंने, अगर आप ध्यान दें व्हाट इज सरफेस टेंशन, ये पार्टिकल इकट्ठे होकर एक पतली लेयर सी बना ली और वो उस लेयर के ऊपर अगर चल सकते हैं, मतलब बहुत हल्का वेट होगा तो सही है, मतलब कीड़े मकोड़ों के जितना वेट है तो चल ले, और बाकी तो प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। ठीक है, एक सेकंड दीजिए और ओके। नाउ एक आध बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा था, पहले उसको बता दूं। एक बच्चे ने पूछा था अभी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे कोर्स में नहीं है, ये कंपटीशन के बैचेस में है। और व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बेसिकली दो अलग वर्ड है, इफ्यूजन डिफ्यूजन, वो एक टॉपिक है। उसमें क्या है, जैसे सेंट की शीशी है, आपने ओपन कर दी, गैस निकल के जाएगी, तो किस स्पीड से जा रही है, या जूल थॉमसन इफेक्ट भी ऑलमोस्ट यही है कि कंडेंस गैसेस अगर कहीं रखी हैं, उसे एकदम से एक्सपैंड कर दिया जाए, किसी होल से निकाला जाए तो कूलिंग दिखेगी। तो ये जो है किस स्पीड से जा रही है, कितनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी गैस, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आता है कि डिफ्यूज करने में कितनी देर के बाद गैस कहां तक मिलेगी। तो उसका एक फॉर्मूला है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ D। तो जो गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है, उस गैस की जो स्पीड है या डिफ्यूजन का रेट है, रेट स्पीड, वो स्लो होगा, और जो गैस लाइटर होगी, जिसकी डेंसिटी कम है, वो तेजी से भाग जाएगी। यानी हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन पावर ज्यादा होगी और SO2 SO3 गैस की डिफ्यूजन कम होगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा। एक बच्चे ने बॉयल्स लॉ के एप्लीकेशन पूछे थे। बेसिकली बॉयल्स लॉ के एप्लीकेशन, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स के। हाँ बेटा सर डाल्टन्स लॉ के। हाँ ठीक है, डाल्टन्स लॉ। व्हाट इज बेसिकली डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि अगर एक सिलेंडर है, उसके अंदर अलग अलग गैसेस डालें, तो हर गैस अपना प्रेशर खुद एग्जर्ट करेगी और सबके प्रेशर का सम टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो सिलेंडर कब बस्ट होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें, या सिलेंडर का नेट प्रेशर कितना आएगा, वो हम डाल्टन्स लॉ से निकाल लेते हैं। बाकी थ्योरेटिकल वैल्यूज है सारी चीज। ठीक है, सर चलो बच्चों, ये दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अब आप ये बताएं कल से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। सर नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स। हाँ अच्छा, हाँ बेटा एक मिनट और सुन लीजिए प्लीज। कल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हाँ कल का टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, कल के लिए पहले एक दिन पहले करके देख लेते हैं। कल का टाइमिंग हम 5 to 6 रखना चाहेंगे आपका। क्या आप लोग तैयार हो? Yes, sir. 5 to 6 यस सर। नया टॉपिक Yes, sir. चलेगा। अच्छा 5 to 6 मेरा बैच वैसे ऑफलाइन होता है पेस कोचिंग में, तो ऑब्वियसली वहीं से रिकॉर्डिंग में ऑन कर दूंगा, और अगर आप लोग भी वहां आना चाहें तो आ जाइए। ठीक है, 5 to 6 पेस। ओके अच्छा, कल का टॉपिक पहले हम डिसाइड कर लें क्या है। वहां तो अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो आप लोग बताइए क्या करना है। कल बॉन्डिंग कंटिन्यू सर करेंगे? कल शेप्स करा दीजिए। बॉन्डिंग में शेप्स उसका है। कल मैं चाह रहा हूँ क्या सर आप बॉन्डिंग में बॉन्डिंग कौन में, सा टॉपिक चल रहा है? बॉन्डिंग फजान सूल आज हो जाएगा, कल कोवलेंट बॉन्ड आएंगे। सर वहीं से कर लेते हैं। यस सर वहीं से। कोवलेंट बॉन्ड सबको कंफर्टेबल, जिनको नहीं कंफर्टेबल है मुझे मैसेज कर देना, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपका टॉपिक आपको मतलब आपका लेक्चर आपको मिल जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि हम तो बॉन्डिंग 2 बार पढ़ चुके हैं, हमारी बॉन्डिंग एकदम क्लियर है, तो अगर बॉन्डिंग क्लियर है तो आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा। तो आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, जैसे वट एवर द टॉपिक यू वांट। ठीक है, तो कल 5 to 6 पेस में बैच है, टॉपिक में आपको मैसेज भी करूंगा, और जिस बच्चे का कोई और टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो जस्ट फ्रैंकली मैसेज मी, मैं आपको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट करके आपका वीडियो बना के आपको दे दूँ। सर तो कल ऑनलाइन नहीं होगी? नहीं ऑनलाइन उसी समय होगी ऑब्वियसली, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन और साइमल्टेनियसली। इस साल पूरे साल ये राग लगा रहेगा। हाँ लेकिन कल इस बोर्ड पे नहीं होगी ऑनलाइन, कल व्हाइट बोर्ड पे ऑनलाइन होगी। और अगर आपको ऑनलाइन सर ये टाइमिंग हुआ? हाँ बेटा फिर से बोलो। टाइमिंग नहीं होगा ऑनलाइन का? कल का टाइमिंग 5 to 6। नहीं सर कल ऑनलाइन का। बेटा अब ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ चला रहे हैं, मतलब उस समय सामने बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे होंगे, उन्हें ऑफलाइन कहेंगे, और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं वो ऑनलाइन कहलाएंगे। ठीक है चलिए, कल का 5 to 6 ट्राई टू रिमेम्बर। ओके
बाय Thank you, बाय, sir. गुड इवनिंग।